नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब तक करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर और सरकार आमने सामने आ गए हैं। भोपाल में हुई जूडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया गया। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही, न ही हमारी बात मान रही है। ऐसे में हमारे पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग के समान है। हाईकोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भले जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी शपथ भुला दी हो, लेकिन जुडिशरी ने अपनी शपथ नहीं भुलाई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जूनियर डॉक्टर्स 24 घंटे के भीतर अपने काम पर लौटें। साथ ही राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि अगर जूनियर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो वो सख्त कार्रवाई करें। तो पिछले 4 दिनों से हड़ताल लगातार जारी है। लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा भी हो गया और जूनियर डॉक्टर्स इस मांग पर अड़े हुए हैं कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, उनको कोरोना अगर हो जाए तो उचित इलाज किया जाए, फ्री में इलाज किया जाए, अलग से उनको बेड उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण बॉन्ड इस शर्त पर रद्द किया जाए कि उन्होंने कोरोना काल में सेवा की है। इन तमाम मांगों के साथ जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्टाइपेंड की मांग पर हड़ताल ब्लैकमेलिंग करार दिया जाता है। तो जूडा की मांग और निराकरण क्या क्या हुए हैं। स्टाइपेंड में 24% बढ़ोतरी, ये कहा अन्य विभागों की तरह। सीपीआई के अनुसार जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में 17% की वृद्धि मांग की गई है। ये बात सरकार ने कही है। 24% मांग रहे हैं, लेकिन 17% की बात कही गई। 55,000 वालों को बढ़ाकर 68,220 किया जाए, ये कहा गया था। और ये क्राइटेरिया जो तय किया गया था उसमें 24% वृद्धि की मांग अनुचित है, ये बात कही गई है। हल किया गया है कि बाकी विभागों में जिस तरीके से स्टाइपेंड मिलता है 17% की दर से, वैसे ही 24% की वृद्धि यहाँ अनुचित है, ये सरकार ने कहा है। और कोरोना काल में ये संभव भी नहीं है। सरकार सीधे इशारे भी इसी बात का कर रही है। कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है कि बिल्कुल भी ये सही नहीं है, ब्लैकमेलिंग के समान है। युद्ध के बीच सैनिकों की ओर से अतिरिक्त वित्तीय मांग जैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टिप्पणी सामने आई है कि युद्ध के बीच सैनिकों की अतिरिक्त मांग जैसा है कि सैनिक अपने जज्बे के साथ लड़ते हैं, वो भी तब जब संकट में परिस्थितियां होती हैं या देश होता है। वैसे ही इन्होंने टिप्पणी की है कि देश इस वक्त संकट में है कोरोना के, ऐसे में डॉक्टर्स जो सैनिक रूपी हैं वो इस शर्त पर काम करें तो ये अच्छा नहीं है। पीजी करने के बाद 1 साल के ग्रामीण बॉन्ड को कोविड की ड्यूटी के चलते अलग करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब इसको भी लेकर निराकरण करने की कोशिशें लगातार जारी है। 4 मांगे माने जाने की बात कही गई थी। बाकी मांगों पर क्या बात बन सकती है, ये आर पार की लड़ाई अब देखने को मिल रही है। शिखिल बिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शिखिल, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, अब आर पार की लड़ाई यहाँ पर समझ में आ रही है। अगर और भी खबरों की बात करें मध्य प्रदेश की, तो आज क्या खास रहने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से आपने जूडा की बात पहले यहाँ पर कही, तो बता दें कि जूडा अब आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर आ गए हैं। पहले भी 5 बार इनकी बैठक यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई निराकरण नहीं निकला। मामले पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो इनके एनमेंट रोल है उनको यहाँ पर रद्द कर दिया और उसके विपरीत जो है पलटवार यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों ने किया और सामूहिक इस्तीफे यहाँ पर दे दिए। 3000 से अधिक जूनियर डॉक्टर जो है वो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने अपने इस्तीफे यहाँ पर दे दिए हैं। आज इसको लेकर एक बार और चर्चा यहां पर होनी है। हालांकि जूडा की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक आज जीएमसी गौंडी मेडिकल कॉलेज में यहां पर होगी। तमाम पदाधिकारी जो हैं मध्य प्रदेश भर के, वो आज भोपाल में इकट्ठे यहां पर हो चुके हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर जूडा आखिर क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से ब्लैकमेलिंग यहां पर बताया गया है कि हाईकोर्ट की एक टिप्पणी यहां पर आई है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ये पहले यहां पर कह चुके हैं कि जिस प्रकार से जो हड़ताल यहां पर जारी है, ये हड़ताल
नहीं है बल्कि ये ब्लैकमेलिंग यहाँ पर है, क्योंकि पहले भी इनकी कई बार मांगे यहाँ पर मान ली गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से अड़ियल रवैया जूनियर डॉक्टरों का देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हड़ताल जो की जा रही है उससे स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी प्रभावित हो रही है। रही बात राजधानी और समेत पूरे प्रदेश में बैठकों की और इनकी हलचलों की बात, तो आज कई महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होंगी। सबसे बड़ी बैठक जो है वो ब्लैक फंगस को लेकर यहाँ पर होनी है, जिसमें खुद मॉनिटरिंग जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा कोरोना के जो लगातार मरीजों की संख्या में जो गिरावट यहाँ पर आ रही है, प्रदेश के लगभग सभी 52 जिले अब ग्रीन जोन में यहाँ पर आ गए हैं, जो पहले रेड जोन में यहाँ पर हुआ करते थे। 22% ऐसे 22 जिले ऐसे हैं जिनमें 5% से कम संक्रमित दर यहाँ पर बची हुई है और 32 जिलों में संक्रमण दर 1% यहाँ पर पहुँच गई है। तो जिस प्रकार से जो पूरी अनलॉक की एक प्रोसेसिंग यहाँ पर तैयार की गई थी कि किन आधार पर कैसे कैसे अनलॉक में सुविधाएं और रियायत यहाँ पर दी जानी है, उसे लेकर भी विचार मंथन आज यहाँ पर किया जाना है। बताया जा रहा है कि जो मंत्री समूह की जो तैयार यहाँ पर किया गया था, गठन यहाँ पर किया गया था, उसकी भी बैठक यहाँ पर होनी है जो अनलॉक के विषय को लेकर यहाँ पर होगी। और इसके अलावा एक और समूह का यहाँ पर गठन किया गया था कोरोना काल में ही, जो एजुकेशन को लेकर पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था, नीति यहाँ पर बना रहा था, और उस नीति को लेकर भी आज विचार मंथन किया जाना है। 12वीं की परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं और फिलहाल जो बीते दिनों इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री का यहाँ पर बयान था, उनने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की थी कि 15 जून से एडमिशन की प्रोसेस शुरू यहाँ पर की जानी है, लेकिन इसको लेकर किसी भी प्रकार की गाइडलाइन अभी तक जारी यहाँ पर नहीं हुई थी। हालांकि स्कूल बंद रहने का उन्होंने बात की थी, तो एडमिशंस कैसे होंगे, क्या इनका प्रारूप होगा, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर दी जा सकती हैं, सरकार कौन जो गरीब तबके के जो छात्र हैं उनके लिए क्या करने वाली है, इसको लेकर आज मंत्री समूह जो है वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले पर विचार मंथन यहाँ पर किया है। वहीं अगर देखा यहाँ पर जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग में भी आज बैठकों का दौर जो है वो जारी यहाँ पर रहेगा। जल कार्य के साथ साथ बारिश की पूर्व की तैयारियों को लेकर यहाँ पर बैठक यहाँ पर की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर है। नगरीय मंत्री पीसी शर्मा की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली? देखिए, पूर्व मंत्री की बात यहाँ पर की जाए तो उन्होंने एक पीसी शर्मा क्षेत्रीय विधायक, माफ कीजिएगा, इन्होंने एक साइकिल रैली यहाँ पर निकाली हुई थी और उस साइकिल रैली को लेकर इनके एक मामला यहाँ पर इन पर दर्ज कर लिया गया है, पुलिस प्रशासन ने किया गया है। इनके अलावा 3 पूर्व पार्षद भी हैं, उन पर भी मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है। और ये यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से धारा 144 लागू है उसमें साइकिलों पर ये निकले हुए थे और इसके बाद प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन यहाँ पर किया। वहीं कांग्रेसियों ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया और साफ तौर पर बताया कि बीते दिनों जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है वो न सिर्फ अपने समर्थकों के साथ, भाजपा नेताओं के साथ, बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ सड़कों पर निकले थे कोरोना जागरूकता के लिए। तो आखिर उन पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? एक नया सियासी जो है वो राजधानी भोपाल में अब मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। हालांकि पीसी शर्मा आज मीडिया से भी इस पूरे मसले पर बातचीत यहाँ पर करेंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। उनका यहाँ पर कहना है कि कांग्रेस जो है जिस प्रकार से सरकार सत्ता का गलत उपयोग यहाँ पर कर रही है, और उनका ये भी आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो सत्ता की कठपुतली यहाँ पर बने। अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है और जवाब क्या जाता है। बहरहाल शुक्रिया आपका शिखर जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश से कुछ बड़ी खबरें शिखर बताई जिस पर दिन भर अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज क्या खास रहने वाला है ये भी बताएंगे। पहले बात कोरोना की, 1619 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 22 की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है। 3854 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस कम होने लगे हैं। 29,000 के आसपास एक्टिव केसेस अब रह गए हैं। 13,139 मरीजों की मौत अब तक कोरोना काल में हुई है। 9,34,243 संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं बताएंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं। स्टार, आज की खास खबरें कौन सी रहेंगी? देखिए, कोरोना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोरोना पर लगातार देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी कम होती जा रही है और नए मामले की संख्या देखा जाए तो वो भी कम हो रहा है। 1600 के करीब कल 24 घंटे में नए रिपोर्ट्स आए।
मौत के आंकड़े भी देखा जाए वो भी कम हुए, लगभग 22 मौत हुए थे और एक्टिव केसेस की संख्या भी घटकर 30,000 से नीचे आ गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है राहत भरी बातें हैं और लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, रायपुर में या दूसरे शहरों में लगातार स्थिति कंट्रोल में आती जा रही है। लेकिन पिछले बार से सबक लेते हुए सरकार इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए लॉकडाउन को कुछ आंशिक रूप से लॉकडाउन को अभी भी जारी रखा है, ताकि जब तक कोरोना की स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में ना आ जाए तो रिस्क से लिया नहीं जा सकता। और उसी का असर है कि हमने देखा होगा सेंटर्स जो बनाए गए थे कोविड सेंटर्स वो बंद किए गए, लेकिन समाप्त नहीं किए गए हैं क्योंकि पेशेंट नहीं आ रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोविड की स्थिति बेहतर है। साथ ही साथ आपको बता दूं मानसून पे भी नजर रहेगी। केरल में जिस प्रकार से मानसून प्रवेश कर गया और कल प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में बरसात भी हुई है, तो उसी तरीके से अब ये प्री मानसून रेन आगे 1-2 दिन और जारी रहेगी और ऐसा अनुमान है कि 10 तारीख के आसपास जो है मानसून जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है यहाँ। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें रहेंगी जिसको लेकर लगातार अपडेट जो हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। इधर लॉकडाउन के लगभग 54 दिनों बाद छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने अंग्रेजी शराब की फुटकर और प्रीमियम दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य शासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक कलेक्टर जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन के लिए समय सीमा निर्धारित करे हैं। आबकारी सूत्रों के अनुसार विदेशी मदिरा की दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक चलेंगी। मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन की ओर से समय समय पर जारी एसपीओ का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि आदेश में पहले से चल रही शराब की होम डिलीवरी सिस्टम और ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आबकारी विभाग ने अनुमति दे दी है। होम डिलीवरी के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का वक्त तय कर दिया गया है। अंग्रेजी शराब दुकानें आज से खुल रही हैं। फुटकर और प्रीमियम दुकानें अंग्रेजी शराब की वो खुलेंगी। लॉकडाउन के करीब 54 दिनों से दुकान बंद थी। कलेक्टर दुकानों के संचालन के लिए समय सीमा निर्धारित करेंगे और जो समय सीमा अभी बताई गई है वो सुबह 9 से कोई फैसला नहीं लिया गया है। दुकानें खुल गई हैं तो हो सकता है कि होम डिलीवरी का सिस्टम खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कोई स्पष्ट नहीं है। आज से अंग्रेजी शराब की फुटकर और प्रीमियम दुकानें खुलने वाली हैं। 54 दिनों से दुकानें बंद थी और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुकानें खुलेंगी तो वहां जो भीड़ एकत्रित होगी, भीड़ इकट्ठा होगी, उसे कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि हमने देखा कि देशी शराब दुकानें खुली तो मंजर ऐसा था कि लोगों को कोरोना का तो डर ही नहीं है। अब ऐसे में अंग्रेजी शराब दुकानें खुलने के बाद जब सारी शराब की दुकानें खुल जाएगी, आम दिनों में जहां एक साथ टूट पड़ते हैं लोग और 54 दिन बाद जब दुकान खुलेगी तो जाहिर तौर पर कितनी भीड़ रहने वाली है ये अंदाजा लगाया जा सकता है और इसे संभालेगा कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। संदीप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। संदीप, अंग्रेजी शराब दुकानें खुल रही हैं आज से, होम डिलीवरी का सिस्टम चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? देखिए, अभी जो आदेश निकला है उसमें स्पष्ट कहीं भी नहीं लिखा है। उसमें बस ये लिखा है कि जो विदेशी शराब की फुटकर दुकान और प्रीमियम शॉप है वहां से जो बियर है और जो विदेशी शराब है उसकी बिक्री जो अब शुरू हो जाएगी, जो अप्रैल से लगभग अभी तक बंद थी। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो ऑनलाइन शराब की डिलीवरी है या होम डिलीवरी थी या पिकअप वाला जो सिस्टम था उसको लेकर क्या निर्देश है, ये जो है अभी तक इसमें स्पष्ट नहीं हो पाए। स्पेस में तो कहीं ना कहीं ये तो बताया है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में जिलों को लेकर कलेक्टर जो आदेश निकालते थे, तो संभव है कि जो जिलों के कलेक्टर हैं वो अपने अपने जिलों में भी ये आदेश निकालेंगे कि दुकानों में क्या व्यवस्था होगी, होम डिलीवरी की क्या व्यवस्था होगी या कैसे जो हम मेंटेन किया जाएगा एसओपी को लेकर। तो उसका इंतजार रहेगा कि कलेक्टर जो है वो अपने अपने जो है वो जिले में क्या गाइडलाइन जारी करते हैं। लेकिन एक बात तो होता है कि जो मदिरा प्रेमी हैं बहुत दिनों से इंतजार करते हैं, उनके लिए राहत वाली खबर। शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी तबाही मचाई जिसके जख्म लंबे समय तक भर पाना मुश्किल है। कई परिवार अपनों को खो चुके हैं तो वही बिजनेस से जुड़े कई लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही, व्यापार भी पूरी तरह ठप पड़ गया। कैसे इस नुकसान की भरपाई होगी और व्यापार फिर से चल पड़ेगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा।
मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से पहले की लापरवाही लोगों की सेहत के साथ आर्थिक स्थिति पर भी भारी पड़ी है। कोरोना काल में तकरीबन 1 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं शादी से जुड़े व्यवसाय को भी भारी नुकसान पहुंचा है। व्यापारी चिंता जता रहे हैं कि इसकी भरपाई लंबे वक्त तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 महीने से आदमी बगैर कोई बिजनेस किए हुए बैठा हुआ है, घर का खा रहा है और अपना सभी कर्मचारियों को पैसा दे रहा है, तो कहाँ से लेकर के आएगा साल। और अब जो है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है व्यापारियों की, तो हम यही रोज मांग करने आते हैं कि भाई मतलब ये कि आप धंधे को आप सुचारू रूप से चालू करवाइए। पूरी भोपाल में बढ़ाकर सब मिला के 15 से 20 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं, वो सब घर बैठे हुए हैं। उनकी पेमेंट देनी है, उनकी तनख्वाह, हर महीने का वेतन 2 महीने हो गए, उनका वेतन देना है हम लोगों को। आज हमारे बिजली के बिल बढ़े आते हैं, तो अगर हमारा कल से ही मार्केट अपना चालू हो जाए तो सब व्यापारियों में ऑक्सीजन आ जाएगी, वो सबका थोड़ा काम चलना शुरू हो जाएगा। एमपी में हर दिन 2200 2 पहिया वाहन और 900 4 पहिया वाहन बिकते हैं, यानी सीधे 4000 करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ। शादी का सीजन भी कोरोना कर्फ्यू में फंस गया। नतीजा ये रहा कि होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पेट्रोल डीजल की रोजाना होने वाली बिक्री में 1 करोड़ 10 लाख लीटर की कमी आई। कोरोना कर्फ्यू के चलते मध्य प्रदेश सरकार को भी राजस्व में 50% तक स्थायी नुकसान हुआ है। ऐसे में छोटे व्यापारियों और नुकसान की भरपाई के लिए सियासत भी तेज हो गई है। मेरा सरकार से आग्रह, लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान एक छोटे से जो व्यापारी रहता है, जो अपने पूंजी लगा के व्यापार करता है, उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी है। उन व्यापारियों की ओर ध्यान दे, सरकार विशेष राहत पैकेज दे। प्राथमिकता के आधार पर सरकार राहत देने का काम कर रही है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको तमाम प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचाना शुरू किया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी किस प्रकार की सरकार उपाय बरतती है, आने वाले समय में उजागर होंगे। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर व्यवसायियों को अब भी व्यवसाय के रफ्तार पकड़ने पर संदेह बना हुआ है। ऐसे में व्यापारी सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC। ऐसे में व्यापारी सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। नरसिंहपुर में कोरोना से अपने पिता को खो चुके 2 भाइयों ने पराड़कर हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर और SP से शिकायत की है। पीड़ित परिवार ने पराड़कर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पराग पराड़कर और डॉक्टर प्रांजल पराड़कर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने कोरोना के चलते पिता और मां को पराड़कर अस्पताल में भर्ती कराया था और 17,000 रुपए भी जमा कराए थे, लेकिन सरकार की घोषणा के मुताबिक जब आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए अप्लाई किया तो अस्पताल प्रबंधन हीला हवाली करने लगा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन के लिए परेशान भी किया और जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली तो पिता की हालत बिगड़ गई। उन्हें रेफर करने को कहा, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर CMHO ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। पराड़कर अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया। वहीं पुलिस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कह रही है। इलाज नहीं किया, फिर उन्होंने जो अस्पताल में आयुष्मान की तरफ से एक बॉटल और एक गोली और एक दर्द की गोली देते, सिर्फ पर वो ही दिया सर उन्होंने। अस्पताल प्रबंधन ने उनका इलाज सही नहीं किया, उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, इसलिए उनकी जान गई है। इसलिए हम लोग मतलब शासन से मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। कोविड मरीज थे, पति पत्नी, वृद्ध पति पत्नी थे। गोपाल प्रजापति जिनकी उम्र 85 वर्ष की थी और भागवती प्रजापति जिनकी उम्र 65 वर्ष है, जिसमें से गोपाल प्रजापति हमारे यहाँ भर्ती थे और वो सीरियस होने की कंडीशन में उनको जिला चिकित्सालय रेफर किया। मेडिकल नेग्लिजेंस का एक ये केस, एक उससे संबंधित शिकायत एक हमें प्राप्त हुई है। प्रोटोकॉल जो उसका रहता है ऐसी शिकायतों की जांच करने का, उसका हम लोग पालन करते हुए इसकी जांच करवाएंगे और जैसा भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शानदार पहल करते हुए अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम दिया है अंदर से मजबूत। इस पहल के दूसरे दिन उरला स्थित TMT डिवीजन में टीकाकरण किया गया, जिसमें ग्रुप के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीका लेने पहुंचे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंजीयन किया गया। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में उनका वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीन लेने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखने की भी व्यवस्था की गई।
प्रोटोकॉल के तहत लोगों को पैरासिटामोल की दवा दी गई। ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने खुद टीका केंद्र पहुंचकर पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। टीका लेने वालों ने कंपनी की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि केवल वैक्सीन ही इस महामारी से बचा सकती है। गोयल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने कहा कि कंपनी की टीम ही उनकी ताकत है, लिहाजा उन्हें कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने 12,000 डोजेस का प्रोक्योरमेंट किया है सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड का। और हम सभी अपने एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के इसका बेनिफिट लें। और हमारा शुरू से एक फ़िलॉसफी है कंपनी की कि हम अपने आदमियों को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि हमारी टीम ही हमारी ताकत है। तो ये भी उसी दिशा में एक हमारा इनिशिएटिव है। कोविड से बचने के लिए खाली एक वैक्सीनेशन ही वे आउट है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आए, वैक्सीन लगाए और दूसरों को भी इनकरेज करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि हम इंडिया में ये कोविड का 3rd वेव आने से बचा पाए हम सबको, और सब अंदर से मजबूत बने। शहर के बाहर बाईपास या रिंग रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि शहर के भीतर से ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके और बड़े वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रायपुर शहर में इंडस्ट्रियल एरिया के पास पहले रिंग रोड बनाया गया, लेकिन तेजी से बढ़ते शहर के साथ रिंग रोड पर भी अब ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इसे कम करने के लिए सिलतरा से टाटीबंद चौक तक नया बाईपास रोड बनाया गया, लेकिन बाईपास के मिडवे में एंट्री एग्जिट न होने से इसका फायदा नहीं मिल रहा है। किसी भी हाईवे के निर्माण में उसमें मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि उससे लगे गांव और इंडस्ट्रियल एरिया में वाहनों के मूवमेंट में आसानी हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे हाईवे का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। रायपुर में पिछले 5-6 सालों में काफी औद्योगिकरण हुआ है, खासकर सिलतरा, मेटल पार्क या फिर बोरझरा, बेंद्री, उर्ला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है। इस क्षेत्र के प्लांट्स में रोज करीब 10 से 12 हजार मीट्रिक टन कच्चा माल आता है। लगभग 5 से 6 हजार मीट्रिक टन तैयार माल जाता है। लगभग 1800 से 2000 बड़े ट्रक रोज आते जाते हैं। ये सभी वाहन बिलासपुर और दुर्ग की ओर से आते हैं। बिलासपुर की तरफ से आने वाले वाहन बिरगांव, उर्ला होकर आते हैं। दुर्ग, भिलाई से आने वाले वाहन सरोरा, उर्ला होकर आते हैं। उस इलाके में लगभग 5 से 6 बड़े गांव और 10 से 12 स्कूल हैं। कुल करीब 3 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं। बड़ी गाड़ियों के आने जाने से इन गांवों में धूल उड़ती रहती है। इससे लाखों लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है। ये यहाँ पे जो गाड़ी चल रहा है उसको आगे से बाईपास रोड बनाए तो उससे निजात मिलेगी हम लोगों को। यहाँ पे सड़क की दुर्घटना इतनी है कि हमारे आसपास के बच्चे खेलते हैं और गाड़ी मोटर चलती है, इतनी समस्या होती है कि हमारा जीना हराम हो गया। हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या होती है आने जाने में, रोड पार करने में। बच्चे लोग को इधर उधर भेज भी नहीं सकते। अगर इमरजेंसी में कहीं जाना हुआ, इमरजेंसी में जाने के लिए यहाँ पर जब गाड़ियों का जाम लग जाता है, घंटों घंटों तक खत्म नहीं होता। हाईवे निर्माण और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर इस नए बाईपास पर एक मिडवे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना दिया जाए तो इन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए कोई बड़ी राशि भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 900 मीटर की एक सर्विस रोड से लाखों लोगों की मुसीबत खत्म हो सकती है। मुश्किल से 900 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास का ये सर्विस रोड बनना है, बट इससे फ़ायदा बहुत लोगों को होगा। एक तो ट्रैफिक का दबाव कम पड़ेगा चौक पे जो है, और दूसरा जो रिहायशी एरिया है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ या लोडेड गाड़ियाँ, ट्रकें चलती हैं, उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा। इस नए बाईपास मार्ग में उर्ला बेंद्री मार्ग पर एक मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट बनने से उर्ला बिरगांव और उर्ला सरोरा मार्ग से न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि समय और ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण भी घटेगा। हाईवे के किसी भी प्रोजेक्ट को 4 से 7% ट्रैफिक के दबाव प्रति वर्ष बढ़ोतरी के ध्यान में रखते हुए आने वाले 30 से 40 साल के लिए बनाया जाता है। ऐसे में सिलतरा टाटीबंद के बीच बने इस नए बाईपास पर यदि सही तरीके से प्लानिंग नहीं की गई तो 3-4 सालों में ही यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याओं के साथ ही लोगों की मुसीबतें और बढ़ेंगी। यहाँ कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।